नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव की उलटी गिनती बस अब शुरू हो चुकी है। कुछ घंटों की बात बाकी है। 6 तारीख को यानी कल पहले दौर की वोटिंग होगी, 11 को दूसरे दौर की और 14 को नतीजे भी आ जाएंगे। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश के धुरंधरों की हुंकार ने बिहार में चुनाव के प्रचार को बहुत बढ़ाया, बहुत तेज किया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ एनडीए के पक्ष में लगातार रैलियां करते नजर आए, तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने महागठबंधन के पक्ष में माहौल बनाने की जी तोड़ कोशिश की और आगे भी कर रहे हैं। दरअसल बिहार विधानसभा के जिन 121 सीटों पर 6 नवंबर को वोटिंग होगी, उनमें वो सभी सीटें शामिल हैं जो पूर्वांचल के जिलों से लगती हैं, जिसे भोजपुर का इलाका कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, बिहार का पश्चिमी हिस्सा। तो कहीं ना कहीं ये एक इलाका है, बहुत सारी सीटें हैं जहां उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी बिहार के चुनावों का असर हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। और जैसा मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश के तमाम राजनीतिक चेहरे हमें बिहार में प्रचार करते हुए भी नजर आए। मेरे साथ इस वक्त हैं लक्ष्मण यादव, जो राजनीतिक विश्लेषक, लेखक हमारे साथ। आप इन्हें लगातार देखते हैं। कई दिनों की बिहार यात्रा के बाद हमारे साथ अब स्टूडियो में मौजूद हैं। महागठबंधन के लिए प्रचार कर रहे थे लक्ष्मण यादव, और कुल मिलाकर बिहार की चुनावी नब्ज पर भी इन्होंने करीबी निगाह डाली, तो उसी के बारे में इनसे बात करेंगे। तो लक्ष्मण, सबसे पहले तो ये कि सारे जो प्री पोल सर्वे है वो तो एनडीए को जिता रहे हैं, आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया नीरज दा। और बिहार में एक लंबा समय बिताया हमने, बहुत करीब से देखा। 2 दर्जन के आसपास जिले घूमे, विधानसभाएं। इस बार का चुनाव बहुत शोर वाला चुनाव न हो करके बहुत ज़मीनी मुद्दे पर, ज़मीनी समीकरणों और बहुत मिजाज भी उसका बहुत शांत ढंग से चल रहा है। सत्ता को लेकर के ये है कि नीतीश कुमार जी का जो चेहरा है वो अभी भी एक वजह भले हो, लेकिन उनका स्वयं फेस न घोषित करना एनडीए खेमे के लिए एक मुश्किल पैदा कर रहा है। दूसरी तरफ एनडीए का पूरा प्रचार जिन मुद्दों पर हो रहा है वो लगभग नकारात्मक मुद्दे ही हैं। जंगल राज या कट्टा छर्रा, दुनाली, या लालटेन की ज़रूरत क्या है, रोशनी तो मोबाइल के टॉर्च से आ रही है। और दूसरी तरफ महागठबंधन कोशिश कर रहा है कि पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई, नौकरी का सवाल, जीविका दीदी को परमानेंट करना, महिलाओं को अलग तरह से, अति पिछड़ों के लिए अलग संकल्प पत्र घोषित करना, और एजुकेशन हब बनाना, फैक्ट्री की बात करना, और इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाते हुए पिछली गवर्नमेंट के सुशासन वाली इमेज को क्वेश्चन करना, और ये कहना कि हम जब आएंगे तो कैसे हमारे परिवार का भी कोई हुआ तो हम बख्शेंगे नहीं। मुझे लग रहा है कि महागठबंधन इन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है। और ऐसे में जो सीएम फेस के लिए अगर पोल आप कराएंगे तो देखेंगे कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से बहुत आगे हैं। ये महागठबंधन के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है। महागठबंधन के लिए जो 2 नए घटक दल जुड़े, आईपी गुप्ता आईआईपी पार्टी और मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के हैं, वो एक नए फैक्टर के रूप में एक मजबूत कड़ी बन रहे हैं। इन वजहों से देखें, मुद्दों के नैरेटिव के लिहाज से देखें तो महागठबंधन इसीलिए अपर हैंड पर दिख रहा है। बिहार के चुनाव के बारे में लगातार ये बात हम कर रहे हैं, जो वहाँ पर हमारे साथी जा रहे हैं या आप जैसे विश्लेषक जा रहे हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता जा रहे हैं कि भैया जातियों का चुनाव है, ये चुनाव तो जातियों पर हो रहा है। यानी हिंदू मुस्लिम नैरेटिव उत्तर प्रदेश जैसा तो कम से कम बिहार चुनाव पर नहीं दिखता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की रैलियां जब मैं देखता हूं तो वो तो बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, उनका वही रुख दिखता है जो उत्तर प्रदेश की रैलियों में या देश की कहीं भी रैलियों में जब वो जाते हैं तो होता है। तो ये जो बटेंगे तो कटेंगे वाला योगी आदित्यनाथ का नारा बिहार में लग रहा है, महागठबंधन इसे अपने फायदे के तौर पे देखता है या नुकसान के तौर पे देखता है? पहली बात ये कि योगी आदित्यनाथ को लेकर के बहुत, एक तो कोई बहुत बड़ा फैक्टर मैं समझता नहीं। उनकी कोशिश भले ही इस बात की है कि वो बुलडोजर की बात करें, वहाँ जाकर वहाँ और रैली करके सीवान में जाएं और कहें कि ओसामा को हराना है, या मंदिर हम बना के आए हैं अयोध्या में, यहाँ भी सब धर्म की बात। कुल मिला करके योगी आदित्यनाथ की यूएसपी यही है। उनके मुंह से आप कभी नहीं सुनेंगे कि बिहार में हम इतनी नौकरी की बात करने आए हैं, बिहार में पलायन रोकने की बात करने आए हैं।
और योगी आदित्यनाथ इसलिए भी फेल हैं वहां पर क्योंकि आपने अपने उत्तर प्रदेश को 8 साल में कोई मॉडल स्टेट तो बनाया नहीं। वहां आपके पिछली बार क्या हुआ था, डोमिसाइल पॉलिसी लागू नहीं हुई थी। तो कई वीडियो ऐसे आपको अभी भी मिल जाएंगे जिसमें उत्तर प्रदेश के युवा कह रहे हैं कि जब तेजस्वी महागठबंधन की सरकार में थे तो हमें नौकरी मिल गई और वहां बुलडोजर चल रहा है। इसलिए वो फेल हो जा रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश पूरी है कि वो बुलडोजर लेकर जाएं बिहार, उत्तर प्रदेश से बुलडोजर लेकर बिहार जाएं, हिंदू मुसलमान कर दें, मंदिर को मस्जिद के नाम पर लड़ा दें। इस चीज़ को लेकर के बिहार में मुझे लग रहा है कि कोई बहुत मामला बनेगा नहीं, और उत्तर प्रदेश की उनकी विफलता और पूरे एनडीए कुनबे के पास चूंकि मुद्दा नहीं है तो वो इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक तो उनकी कोशिश कोई कामयाब होती दिख नहीं रही। बिहार चुनाव मेरे हिसाब से उस नैरेटिव पर चल रहा है जो एनडीए बार बार जंगल राज की बात करके मुद्दे को भटकाना चाह रही है, और महागठबंधन बार बार नौकरी, पढ़ाई, ये दवाई, कमाई, इसकी बात करके बिहार के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाह रहा है। इन्हीं दोनों में रेस है। अगर जंगल राज वाला नैरेटिव बीजेपी चलाने में कामयाब हो गई तो उसे बढ़त मिलेगी। अगर पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई कामयाब हो गया तो महागठबंधन के फायदे में जाएगा। इसमें योगी जी कहीं फिट ही नहीं बैठते हैं जी। अच्छा, चलिए, लेकिन चलिए, योगी आदित्यनाथ की पार्टी बीजेपी तो वहाँ एक मेजर प्लेयर है ही, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी तो चुनाव नहीं लड़ रही है। लेकिन अखिलेश यादव अकेले नहीं, उनकी पार्टी के तमाम नेता हमें बिहार में ऐसे प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं जैसे समाजवादी पार्टी भी वहाँ 200 सीटों से ज़्यादा पे चुनाव लड़ रही हो। कुल मिलाकर अखिलेश यादव का ये ताबड़तोड़ प्रचार जो है वो बहुत सारी जगहों पर हमें नीतीश कुमार पर निशाना साधते भी दिखते हैं। कुल मिलाकर अखिलेश यादव का क्या रोल आप देख रहे हैं? अगर योगी आदित्यनाथ वहाँ फेल हैं तो अखिलेश यादव पास कैसे हैं? असल में योगी आदित्यनाथ इसलिए भी फेल हैं कि उनके पास कहने के लिए कोई नई बात होती नहीं। जो कहना है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी कह देते हैं, और कोई बात तो नई उन्होंने जोड़ी नहीं। हाँ, बुलडोजर लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ वो कामयाब हैं कि वो मोदी जी बुलडोजर की बात नहीं करते। अखिलेश यादव के लिए अलग ये मामला है क्योंकि पिछले बार के 2024 के यूपी के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने अपने पीडीए के जरिए उस बीजेपी के 400 सीट, अब की बार 400 पार ताकि संविधान बदलना है, उस दम्भ और अहंकार को तोड़ा और अपनी एक इमेज को बनाया कि बीजेपी को रोका जा सकता है। जैसे यूपी में उन्होंने 43 सीटों पर रोका। पिछले 1 साल में विपक्ष की तरफ से सदन में बोलना हो या सड़क पर पुलिस हो, प्रशासन हो, उससे लड़ते नजर आना हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सैकड़ों कैमरों के बीच में जनता के मुद्दे पर रोज लड़ना हो, या पूरे विपक्ष को ऊर्जा देनी हो, अखिलेश यादव मतलब मुझे लग रहा है देश में एक बड़ी उम्मीद बनकर के उभरे हैं। तो उनकी इमेज इतनी बड़ी हुई है कि बिहार के लोग भी इस बात के लिए उत्साहित दिखे। मैंने उनकी भी रैली में देखा है। अखिलेश यादव की रैली में जाकर कहीं से महसूस ही नहीं हुआ कि ये रैली बिहार में हो रही है, और जबकि उस मंच पर केवल अखिलेश यादव हैं, वहां तेजस्वी यादव या आरजेडी के लोग नहीं है। उनके कैंडिडेट बेशक हैं, लोग भी हैं, लेकिन रैली का उत्साह ये दिखा रहा था कि इस नेता की इमेज उनको आकर्षित कर रही है। बिहार में भी आप आइए, घूमिए, और पूरा बिहार आपको दिल खोल के स्वागत कर रहा है। अब दूसरी बात, अखिलेश यादव के पास कहने के लिए बातें होती हैं कि भाई तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाओ क्योंकि वो नौकरी देने की बात कर रहे हैं, बुलडोजर रोकेंगे, और नीतीश जी एक ऐसे दूल्हा हैं जिनको बारात में तो बीजेपी ले जाना चाह रही है लेकिन माला नहीं डालने देगी। बीजेपी दंगा फैलाना चाहती है, बीजेपी नफरत की बात करना चाहती है। अखिलेश यादव उसी पॉलिटिक्स, पीडीए की पॉलिटिक्स को जब बिहार में बोल रहे हैं तो वो बिहार में उस समाजवादी कुनबे को मजबूत कर रहे हैं जो एक जमाने में पूरे जनता दल परिवार में था। एक जमाने में सारे सोशलिस्ट लीडर एक हुआ करते थे। अखिलेश यादव एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं कि हम सोशलिस्ट लोग एक हो रहे हैं, और हम जब आए हैं तो हमें कुछ बदलना नहीं पड़ा। हम बिहार में भी आके सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, हम बिहार में भी आके समाजवाद को जिताने की बात कर रहे हैं, सांप्रदायिक ताकतों को रोकने की बात कर रहे हैं। कल अखिलेश यादव एक भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा कि बिहार ने रथ रोका था सांप्रदायिकता का, बिहार फिर रोकेगा, यूपी में फिर हम रोकेंगे। तो एक बड़ा मकसद उनका यह भी है कि समाजवादी एका जब बनेगी तो बिहार में अगर बीजेपी रुकेगी तो उसका फायदा उन्हें यूपी में भी मिलेगा, और फिर दोनों जगह अगर बीजेपी हारती है तो पूरे देश को इसका फायदा होगा। इस बड़े नैरेटिव के साथ अखिलेश यादव, और मुझे ये देखकर मैं चमत्कृत हूं कि तेजस्वी यादव आज की तारीख में बिहार के सबसे स्टार कैंपेनर अगर हैं तो उसके बाद दूसरा नाम अखिलेश यादव का आता है।
तो ये एक अपने आप में बताता है कि वहाँ के लोग प्रेम करते मैं यूपी के 2027 के चुनाव पे जाऊंगा, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार को दूल्हा बता रहे हैं तो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि अखिलेश यादव बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह बिहेव कर रहे हैं, अपना चुनाव है नहीं, जगह जगह घूम के प्रचार कर रहे हैं। तो ये भी तो एक अखिलेश के ऊपर बीजेपी का एक आक्षेप है, आरोप है, वार है। नहीं, ठीक बात है, ये इसमें कोई दो राय नहीं, विचारधारा दोनों की एक है। जिस तरह से आरजेडी सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना चाहती है और उसकी आइडियोलॉजी क्लियर है, वही आइडियोलॉजी समाजवादी पार्टी की है। एक ज़माने में लालू प्रसाद यादव जी और नेताजी मुलायम सिंह यादव ये दोनों सदन में बैठते थे, तो दोनों एक तरह से अपने किसान, कमेरा, दलित, पिछड़े, आदिवासी और सांप्रदायिकता के सवाल पर एक राय होते थे। और ये सोशलिस्ट कुनबा है पूरे देश का, वही कुनबा बढ़ा रहे हैं। अखिलेश यादव उसके बड़ा चेहरा है, तेजस्वी यादव को मदद कर रहे हैं। और उन्होंने एक इंटरव्यू में यहाँ तक कहा, भाषण में भी कहा कि हम चुनाव जीतने में भी उनकी मदद करेंगे, सरकार चलाने में भी उनकी मदद करेंगे। इस सब से बीजेपी हैरान है कि 24 में जैसे एनडीए के अहंकार को अखिलेश यादव के पीडीए ने रोका था, कहीं ये पीडीए बिहार में भी अगर कामयाब हो गया तो एनडीए के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो निजी आक्षेप किया जा रहा है कि भाई आपका दल चुनाव नहीं लड़ रहा है, विचार तो लड़ रहा है। तो दल से ऊपर उठ करके विचार के लिए अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव को और पूरे महागठबंधन को, चाहे वो दीपांकर भट्टाचार्य हों, चाहे वो मुकेश सहनी हो, आईपी गुप्ता हो या राहुल गांधी की पार्टी हो, इन सब में कॉमन चीज है, तो वो आइडियोलॉजी सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक। तो उसकी वजह से अखिलेश यादव जा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी को तो अब कई जगह पोस्टर से नाम यहीं यूपी में काट दिया गया है, तो उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है क्या। एक जगह एयरपोर्ट पे तुमने देखा, दोनों मिल भी गए थे, तो वो जाके बोले भी होंगे कि केशव प्रसाद मौर्य बोले होंगे कि नहीं नहीं ठीक कर रहे हैं अखिलेश जी, थोड़ा आप लोग मजबूत होंगे तो हो सकता है सीएम की कुर्सी हमें मिले। बातचीत पब्लिक तो नहीं हुई है। हाँ जी जी। लेकिन चलिए, ये बार बार हम 2024 का जिक्र करते हैं और उसका क्रेडिट नो डाउट निसंदेह तौर पर अखिलेश यादव को और इंडिया गठबंधन को दिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में, तो अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश को देखें तो बीजेपी को उन्होंने हरा ही दिया लोकसभा चुनाव में। लेकिन हम बिहार की रैलियों में देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं अखिलेश यादव, जैसा आपने कहा कि यूपी में आगे भी हरा देंगे अगर बिहार जीत गए, अवध में हराया, मगध में भी हराएंगे। इकरा हसन कह रही हैं कि हमें अगर बिहार में हरा दिया तो आगे करेंगे। अलग अलग भाषा में ये बात है कि अगर बिहार जीत लिया, बिहार में एनडीए को हरा दिया, तो फिर 2027 का यूपी में भी चुनाव इंडिया गठबंधन जीत लेगा। क्या 2027 के यूपी चुनाव की बिसात बिहार में बिछा रहे हैं अखिलेश यादव? राजनीति में चीजें जुड़ी होती हैं, मतलब एक राज्य का असर दूसरे राज्य पर पड़ता है, एक चुनाव का असर अगले चुनाव पर पड़ता है। बीजेपी वहाँ भी फैक्टर है, बीजेपी यूपी में भी फैक्टर होगी और बीजेपी केंद्र में भी है। तो चुनावों की गुणा गणित अमूमन एक दूसरे से जुड़ी होती है। मिसाल के तौर पर जैसे जब लोकसभा चुनाव होता है तो उसके पहले राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, एक तरफ से ये जब राज्य के चुनाव होते हैं तो ये देखा जाता है कि उनको जो जीतता है उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि लोकसभा में वो बेहतर करेगा। पड़ोसी राज्य हैं दोनों, यूपी और बिहार। यूपी बिहार की ऑलमोस्ट पॉलिटिक्स एक जैसी चलती है, वही सोशल जस्टिस, वही सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, इसलिए भी दोनों बहुत करीब हैं। अगर एक जगह पर बीजेपी जीतती है, दूसरी जगह पर उसका असर होगा। अभी तक बिहार में इसलिए बीजेपी का डायरेक्ट असर नहीं था क्योंकि वहां नीतीश कुमार एक फैक्टर थे। और मैं तो अभी भी कह रहा हूं, बिहार वाले और नीतीश कुमार के वोटर भी ये बात जानते हैं कि भले ही बीजेपी के साथ नीतीश कुमार हो मुख्यमंत्री, लेकिन नीतीश जी ने बुलडोजर नहीं चलने दिया बिहार में। हिंदू मुस्लिम दंगा और नफरत की राजनीति को उस तरह से पसरने नहीं दिया। बीजेपी को कसक भी इसी बात की रही है कि अटल बिहारी वाजपेयी का सपना कैसे पूरा होगा, बिहार में यूपी बीजेपी का मुख्यमंत्री चाहिए हमें। इस बार वो नीतीश कुमार के वोटर भी समझ रहे हैं कि यार ये तो अब लग रहा है किनारे करेंगे और अपने बनाएंगे, यही दूल्हा की बात कह रहे हैं। अगर बीजेपी बिहार को जीत लेगी तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के लिए एक मनोवैज्ञानिक बढ़त उसके पास होगी। अगर समाजवादी कुनबा जीत जाता है, अगर महागठबंधन इंडिया अलायंस जीतता है, तो निश्चित रूप से केवल यूपी ही नहीं, आगे जितने भी चुनाव आने वाले हैं पूरे इंडिया अलायंस का मनोबल बढ़ेगा, लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा कि बीजेपी को रोका जा सकता है, इन्हें हराया जा सकता है। और एक इंडिया अलायंस तो है ही ऑलरेडी ना, तो एक अलायंस का एक जगह पर मजबूत सरकार बनेगी तो उसका फायदा दूसरी जगह पर ऑटोमेटिक होगा जी। नहीं, बिल्कुल। बिहार के बाद अगले साल जो चुनाव है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और दूसरे स्टेट्स जो कि
अपेक्षाकृत तौर पर शायद बीजेपी की कमज़ोर विकेट है, इसलिए इंडिया गठबंधन की बड़ी निगाह बिहार चुनाव पर है। अगर वहाँ वो जीतते हैं तो यूपी चुनाव के लिए एक बढ़िया पिच तैयार होगी। अगला सवाल मेरा राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है। तालाब में कूद जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की पिछले कुछ महीनों नहीं बल्कि अब तो साल कहना चाहिए, उनकी एक जो सामाजिक न्याय के नेता के तौर पर राहुल गांधी की एक इमेज बनी है, और उसमें भी अति पिछड़े, दलित, ये उनके फोकस में रहते हैं। क्या आपको लगता है कि चूंकि ये बिहार में एक बड़ा फैक्टर है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जब हम पीडीए की बात कर रहे थे, मैंने अभी लक्ष्मण जी से भी सवाल पूछा, तो बिहार और यूपी में एक बड़ा फर्क है लक्ष्मण जी की। जब यूपी में अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की, तो वो एक राजपूत सीएम के बरक्स वो बात कर रहे होते हैं, सामान्य जाति से आने वाले सीएम के बरक्स वो बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब वो बात बिहार में की जाती है तो वो नीतीश कुमार, जो कि खुद अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, उनके बरक्स की जा रही होती है, तो थोड़े से समीकरण बदल जाते हैं। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या राहुल गांधी ये दलित, शोषित, वंचित यानी अति पिछड़े वोटरों के नजरिए से क्या महागठबंधन के लिए कोई फायदा करते हुए आपको दिख रहे हैं? एक तो इंडिया अलायंस जब एकजुट दिखता है तो वो एक मनोवैज्ञानिक रूप से ताकत देता है कि सब एक हैं। छोटी मोटी कुछ नोकझोंक हो जाए, फिर उसके बाद सब एक साथ खड़े हो जाएं, तो सब एक दूसरे को कॉन्फिडेंस देते हैं। तो जब राहुल गांधी प्रचार करने जाते हैं, अखिलेश यादव खड़े होते हैं, तो तेजस्वी यादव को अपने आप एक ताकत मिलती है, दीपांकर भट्टाचार्य को ताकत मिलती है, मुकेश सहनी और आईपी गुप्ता मजबूती महसूस करते हैं कि एक बड़ा अलायंस है। तो एक तो ये, क्योंकि एक युद्ध मैदान में लड़ा जाता है और एक दिमाग में लड़ा जाता है, तो वो जब पहला युद्ध है मनोवैज्ञानिक, उसको एनडीए में मजबूरी दिख रही है और इंडिया गठबंधन में मजबूती दिख रही है। राहुल गांधी निश्चित रूप से पिछले दिनों सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स के आसपास अपने को खड़ा कर रहा है और कमिटेड ढंग से खड़ा कर रहे हैं। ये उस मूवमेंट की जीत है जो एक जमाने में सोशलिस्ट लोग लड़ रहे थे, अंबेडकराइट लोग लड़ रहे थे, उन्होंने मेहनत की है और ये बात अब लोगों को भी समझ में आ रही है और इवन बीजेपी को समझ में आ रही है कि मजबूरी में इसे जाति जनगणना कराएंगे, जो कल तक कहते थे कि जाति होती नहीं। लेकिन राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो एक सोशलिस्ट पॉलिटिक्स के लिहाज से आज के एक सोशलिस्ट लीडर की तरह वो बिहेव कर रहे हैं, तो इसका फायदा निश्चित रूप से बिहार में मिलेगा। मुकेश सहनी के साथ वो तालाब में उतरते हैं तो एक मैसेज होता है कि ये हमारा कमेरा वर्ग जो है, मेहनतकश अति पिछड़ा वर्ग है, इसके साथ हमारा एक अलायंस है, नेचुरल अलायंस है, हम इनकी भी बात करेंगे। हम आईपी गुप्ता के करनी को हाथ में लेते हैं, तांती तत्वा पान समाज या और इस तरह की जो अति पिछड़ी जातियां उन सबको गोलबंद करते हैं। तो ये पॉलिटिक्स भी है और ये सोशल और पॉलिटिकल नयापन है जो राहुल गांधी में भी है और सोसाइटी में भी आ रहा है। ये बात बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण आपने कही कि एक मुख्यमंत्री अगर अजय सिंह बिष्ट हो, योगी आदित्यनाथ हो, तो पॉलिटिक्स पीडीए की होती है। नीतीश कुमार चूंकि खुद ओबीसी में आते हैं, कुर्मी समाज से आते हैं और वहां पर फिर ऐसे अगड़ा पिछड़ा नहीं चलेगा। लेकिन मैं एक बात कहूं कि जब नीतीश कुमार जी नेता बन रहे थे और लालू यादव लगभग दोनों समकक्ष हैं, लेकिन फिर भी लालू यादव को बड़ा भाई अपना कहते भी थे, मानते भी हैं, आज भी दोनों का एक सम्मान है। रामविलास पासवान जी उसी समय पॉलिटिक्स में आए। पिछले 3 दशक में बीजेपी ने पहले लालू यादव से लड़ाई लड़ी और आज भी वो सो कॉल्ड एलीट अंग्रेजी बोलने वाले शहरी लोगों के लिए जंगल राज की परिभाषा बीजेपी और मीडिया ने उनके ऊपर थोपी है। लेकिन जब लालू यादव से लड़ रहे थे तो नीतीश कुमार लड़ रहे थे, फिर भी पॉलिटिक्स सोशल जस्टिस की हो रही थी और बीजेपी पीछे से हैंडल कर रही थी। इस बार अलग ये हुआ है कि नीतीश कुमार खुद ये फैक्टर नहीं बने हैं कि मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे ये न नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, न जेपी नड्डा बोल रहे हैं, न अमित शाह बोल रहे हैं। कल तक जेडीयू बोल रही थी कि संजय झा जैसे नारा लगवा रहे थे नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, हैं, रहेंगे। चिराग पासवान ने बोल दिया, उपेंद्र कुशवाहा ने बोल दिया, जीतन राम मांझी ने बोल दिया, फिर ललन सिंह ने जेडीयू में से ही बोल दिया कि विधायक दल बैठ करके तय करेगा मुख्यमंत्री कौन होगा। बिहार में नीतीश कुमार के वोटर को एक मैसेज चला गया है कि ये बीजेपी रिमोट से चला रही है और बीजेपी किसकी पॉलिटिक्स करती है, आरएसएस किसकी पॉलिटिक्स करता है। वो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स में हमेशा उन वर्गों की पॉलिटिक्स करता है जो मुट्ठी भर लोग हैं, जो जिससे एक तरह सामाजिक लड़ाई है, उनका वर्चस्व है, निर्णय वही ले रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि अगड़ा बनाम पिछड़ा डायरेक्ट न देखे, लेकिन पिछड़े, अति पिछड़े या दलित समाज के भीतर अभी भी बीजेपी को लेकर के एक डर रहता है।
उसमें से कुछ वोटर को बीजेपी अपनी तरफ ले आती है, कभी झूठ बोलकर, कभी फूट डालकर, कभी किसी और तरीके से उनको लालच दे करके। लेकिन नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे, अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का होना है। विपक्ष ये नैरेटिव बना रहा है, इंडिया गठबंधन ये नैरेटिव बना रहा है। इसलिए मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का नैरेटिव, दीपांकर भट्टाचार्य का वो नैरेटिव कामयाब होता दिख रहा है, जिसमें सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और सोशल जस्टिस है। नहीं, ये बात सही है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने को लेकर महागठबंधन ने इतना ज़्यादा अंडरलाइन किया कि बीजेपी में अमित शाह को भी ये कहना पड़ा कि हाँ, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है या फिर वो अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन फिर भी ये बात आज की तारीख में भी कहीं ना कहीं कही जा सकती है कि एक भ्रम है, जैसा ललन सिंह की बात लक्ष्मण जी ने कही कि फिर से ये कह के कि विधायक दल के नेता चुनेंगे। ये एक कन्फ्यूज़न वहाँ पर एनडीए खेमे में नज़र आता है कि मुख्यमंत्री को लेकर नीतीश कुमार के चेहरे पर क्या रजामंदी है कि नहीं है। एक और सवाल, जब हम उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं बिहार के चश्मे से लक्ष्मण जी, की जब हम बीएसपी के समर्थक ट्विटर हैंडल्स को, एक्स हैंडल्स को देखते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देखते हैं, वहाँ की तस्वीरें ये दिखाती हैं कि मायावती जो कि लड़ रही हैं वहाँ पे चुनाव, वो भी बड़ी मजबूती से लड़ रही हैं। तस्वीरें ये दिखाती हैं आकाश आनंद की रैलियाँ हो रही हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 तारीख यानी कल से मायावती भी वहाँ पे रैलियाँ करेंगी। तो मायावती ने चूंकि उत्तर प्रदेश में भी 9 अक्टूबर को जब एक रैली की तो कहा गया कि वो अपनी वापसी के लिए उन्होंने एक कदम बढ़ाया है और अब 2027 की तैयारी कर रहे हैं। जब महागठबंधन या अखिलेश यादव ये कहते हैं कि बिहार के नतीजे 2027 पर असर डालेंगे और हमारे लिए फायदेमंद होंगे अगर हमारे पक्ष में आते हैं, तो क्या मायावती भी बिहार की जमीन पर खड़ी होकर अपने 2027 के उत्तर प्रदेश के नतीजों की कोई तस्वीर देख रही हैं? राजनीति में हर एक राजनीतिक दल इस तरह की कोशिश करता है और करना भी चाहिए। मायावती जी आज भी बहुजन समाज की बहुत बड़ी नेता हैं, बहुत सम्मानित हैं और उनका अपना एक योगदान है और वो अपनी पार्टी को निश्चित रूप से चाहेंगे कि मजबूती मिले। एक ज़माने में जब मान्यवर कांशीराम ने इसे एक मिशन की तरह पार्टी को लॉन्च किया था, तो मैं तो उन पूरे देश में घूमा हूँ, मैं दलित समाज के बीच लोगों का जो कार्यक्रम होता है या फीडबैक है उसको पाता हूँ। मुझे छत्तीसगढ़ में बसपा के लोग मिलते हैं, उड़ीसा में मिलते हैं, बिहार में मिलते हैं, झारखंड में मिलते हैं, देश का कोई हिस्सा, कम से कम खासकर उत्तर भारत का, मिलते तो दक्षिण में भी हैं। लेकिन बीते दिनों 2012 के बाद क्या हुआ कि जब उत्तर प्रदेश से सरकार गई बसपा की, सपा की सरकार बनती है, उसके बाद जो विपक्ष में रहने का काम बसपा की तरफ से होना चाहिए था वो दिखता नहीं है। क्योंकि कैडर बेस्ड पार्टी है तो आज भी उसका कैडर तो है, उसके कैडर पूरे देश में मिलेंगे। और ठीक कहा आपने कि 9 अक्टूबर को उन्होंने कोशिश की कि अपने एक ताकत दिखाई जाए और मान्यवर कांशीराम को याद करने का दिन भी था, तो वो हुआ। जब उत्तर प्रदेश जो कि आपका वो प्रदेश है जिसके आप 4 बार हुकूमत कर चुके हैं, 4 बार मुख्यमंत्री आदरणीय बहन जी रही हैं, वहां आप लड़ते हुए नजर नहीं आ रहे, तो बिहार में कितना आप कामयाब होंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कोशिश तो कोई भी कर सकता है। रैलियों में भीड़ तो आती ही है, चंद्रशेखर आज़ाद भी गए हैं वहाँ लड़ने, तो उनकी भी रैलियों में खूब भीड़ आ रही है, और भी तमाम लोग लड़ रहे हैं। मेरा मानना ये है कि इस सवाल का ये जवाब तो बिल्कुल ठीक है कि 27 के लिए वो बिहार में अपने दखल को बढ़ाना चाहते हैं कि कुछ सीटें अगर बिहार में जीत जाएं तो यूपी में उससे मनोबल और बढ़ेगा, तो ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। मगर मुझे इस बात को लेकर के अभी बिहार में कोई उस तरह की चीज़ दिखी नहीं कि इन दोनों के अलावा, महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के अलावा कोई बहुत उस तरह की लहर टाइप की दिखे। और यही बात हम 24 के चुनाव में भी बोलते थे, तो बसपा के हमारे साथी नाराज होते थे, अरे अभी कहाँ देखना तुम, अभी परिणाम आएगा तो 2 दर्जन सीटें बसपा की आएंगी और ये है, तुम अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। ऐसा नहीं है। आप जब 5 साल लड़ते हुए नजर नहीं आते ना, तो चुनाव में अचानक से आप कामयाब नहीं होते। ये तेजस्वी 5 साल लड़ते हुए नजर आए, 4 बार वो पूरे बिहार को घूम चुके हैं। अखिलेश यादव यूपी में लड़ते हुए नजर आते हैं हमेशा। आप भी अगर सड़क पर लड़ते हुए नजर आओगे तो निश्चित रूप से राजनीति में फिर जब चुनाव में जब जाएंगे तो बेहतर परिणाम होगा। फिलहाल मुझे ऐसा कुछ वहां नहीं दिख रहा है। वहां लड़ाई दोनों खेमों के सामने आमने खड़ी है और उन दोनों के बीच ही अमूमन ये चुनाव घूमता दिख रहा था। जी, एक सवाल और, प्रचार के, हालांकि जो प्रचार की तेज हलचलें हैं उनके बीच में ये थोड़ा सा पुराना हो गया, लेकिन पिछले दिनों जन स्वराज के प्रशांत किशोर ने मुस्लिम समाज के एक सम्मेलन में कहा था कि अगर मुसलमान मुझे वोट दे दें तो मैं यहाँ बिहार में बीजेपी को हराऊंगा ही और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को भी हरा दूंगा। कहाँ प्रशांत किशोर को कहाँ देख रहे हैं आप? प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि राघोपुर से लड़ूंगा, तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ूंगा और
तेज प्रताप घर में रहते हैं, देखिएगा वो भी आरजेडी के सिंबल पे लड़ेंगे। कई चीज़ें प्रशांत किशोर की गलत साबित हो गई, खुद चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। अखिलेश यादव जी, चूंकि यूपी तक पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैं अखिलेश यादव जी की बात को कोट कर देता हूँ। अपनी पहली ही रैली में दरभंगा में, और उसमें मैं था उस समय मंच पर, तो उन्होंने कहा कि भाई देखना, ये बीजेपी की कुछ ए टीम है, कुछ बी टीम है, कुछ सी टीम है और कुछ पी टीम है। तो उन्होंने पी टीम बना करके उनको ये बात बताई। बहरहाल मैं अगर ये देखूं कि प्रशांत किशोर मुद्दा अच्छा लेकर के गए, लेकिन इतना बड़ा तंत्र उन्होंने खड़ा किया, बहुत पैसे खर्च किए, उनकी भी रैलियों में भीड़ होती है। अचानक से मुझे क्यों ये दिख रहा है कि पिछले हफ्ते 10 दिन से जब से कैंपेन शुरू हुआ, वो थोड़े नरम क्यों पड़ गए। तो बिहार में मुझे जाके इसका जवाब मिला कि ज़्यादा नुकसान बीजेपी का ही होने लगा था, तो शायद कुछ हुआ कि भाई अब तुम थोड़ा कम बोलो, इस तरह की चीज़ नहीं होगी। तो वो एग्रेशन, जैसे सम्राट चौधरी का सबसे ज़्यादा नुकसान वो कर गए। सम्राट चौधरी अभी भी एफिडेविट दे करके क्या कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के सबसे बड़े चेहरा सम्राट चौधरी थे, वो ओबीसी थे, और बीजेपी यूपी बिहार में ओबीसी को आगे करती है, जैसे केशव प्रसाद मौर्य को आगे की थी, लेकिन मुख्यमंत्री बन गए वो। इस तरह से बिहार में कोशिश उन्होंने की प्रशांत किशोर ने। फिलहाल मुझे ऐसा नहीं लगता, सीट बाई सीट कई जगह पर इंडिया गठबंधन के नाराज लोगों को टिकट दे दिया हो तो वो कुछ कर रहे हों। नैरेटिव के लिहाज से वो कहीं नहीं है। मैं तो कई जगह देखकर हैरान हूं कि जो भाषा आरजेडी और लालू प्रसाद के लिए बीजेपी बोलती है, वही भाषा प्रशांत किशोर बोलते हैं। वो ज्यादा हमलावर नीतीश पर कम होते हैं, आरजेडी पर ज्यादा होते हैं। जैसे उन्होंने कहा अगर लालटेन जीत गई तो जंगल राज आ जाएगा, यही नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, यही अमित शाह कह रहे हैं। तो मुझे ये आपस का रिश्ता समझ में नहीं आता कि वो दोनों एक ही हैं। अब अगर दोनों एक ही हैं, ये तो बिहार के लोग तय करेंगे, तो बीजेपी को हराने यूपी में क्यों आएंगे वो तो वहां बीजेपी को जिताने गए थे बिहार में, ऐसा बिहार के लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। और यूपी में आएंगे तो बीजेपी खुद हुकूमत में है, तो इस तरह से मुझे लग रहा है कि अभी उनका प्रभाव कुछ बनता दिख नहीं रहा है। बीजेपी का ज्यादा नुकसान हुआ तो उनको चुप भी कराया गया, लेकिन फिलहाल नैरेटिव में वो कहीं नहीं है। तो चलिए दोस्तों, एक बड़ी पुरानी बात किसी राजनीतिक विश्लेषक ने कही थी कि एक अकेला भारतीय एक बुद्धिजीवी होता है, 2 भारतीय मिल जाएं तो एक राजनीतिक पार्टी बन जाती है, और 3 भारतीय मिल जाएं तो 2 राजनीतिक पार्टियां बन जाती हैं। यानी कुल मिलाकर चुनाव इतना ज़्यादा हमारे अंदर है। तो चुनाव भले ही बिहार में हो रहा हो, लेकिन न सिर्फ उत्तर भारत बल्कि पूरे देश की नज़र इन चुनावों पर है। और उत्तर प्रदेश चूंकि पड़ोसी राज्य है, सरहद मिली हुई है, तो उत्तर प्रदेश की खास तौर पर बिहार के चुनाव पर नज़र है। 14 तारीख को नतीजे आएंगे, उस वक्त भी हम बिहार के चुनाव नतीजों के चश्मे से उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव की गर्मी को नापने की कोशिश करेंगे। लक्ष्मण जी से दोबारा बात होगी। आज आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। आज के लिए नमस्कार।